हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज हमारा ये 5th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को समझाया था। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग प्रोटॉन्स की हमने समझी थी और हमने किया था नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे, जो हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बार बार यूज कर रहे हैं जो टर्म्स। ठीक है, आज हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टीएमएस जो हम एज अ रेफरेंस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर हम देखेंगे कि टीएमएस टेट्रा मिथाइल सिलेन, इसी को हमने एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों यूज किया। चलिए समझते हैं। देखिए, ये कोई मैं एक कंपाउंड ले रही हूँ CH3Br। ठीक है, इसकी जब मैंने एनएमआर स्टडी की, जब मैंने एनएमआर के लिए इसको अपना इस कंपाउंड को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, तो क्या हुआ, मुझे सिग्नल मिला। तो सिग्नल जो मिला मुझे वो यहां मिला। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मान लीजिए 4 या 5 ppm पर मुझे सिग्नल मिला। ये सिग्नल मुझे तब मिला जब मैंने जो इंस्ट्रूमेंट लगाया अपना, वो था मेरा 100 मेगाहर्ट्ज का। हमें पता है हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसके थ्रू हम वेव्स देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट 100 मेगाहर्ट्ज का था, तो मुझे पीक यहाँ मिली इसकी। ठीक है, अगली बार मैंने जब इसका सेटअप किया एनएमआर स्टडी करने के लिए, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया 200 मेगाहर्ट्ज का। तो मुझे जो ये पीक है, ये यहाँ जो मुझे 4 और 5 ppm पर मिल रही थी, 5 ppm पर, वो अब मुझे इधर मिली। ठीक है, कंपाउंड सेम है, पर क्योंकि मैंने स्ट्रेंथ बढ़ा दी अपने जो है एपरेटस की, अपने इंस्ट्रूमेंट की, तो मुझे सेम ही कंपाउंड की पीक अलग अलग जगह पर मिली। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया। अब मैंने क्या किया, मैंने जो जीरो, जितना मैंने स्ट्रेंथ का मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया, उसे मैंने 0 ppm पर मान लिया। ये ppm है, उसे मैंने किस पर मान लिया, 0 ppm पर। अगर मैं 100 मेगाहर्ट्ज का ले रही हूँ तो उसको मैंने 0 ppm के बराबर मान लिया। अगर मैं 200 मेगाहर्ट्ज ले रही हूँ तो मैंने उसको 0 ppm पर मान लिया। ठीक है, तो अब मुझे जो पीक मिलेगी वो एक ही पोजीशन पर मिलेगी। ठीक, अब अभी बताऊंगी इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज क्या किया, हमने लिया टीएमएस जिसका नाम है टेट्रा मिथाइल सिलेन। ठीक है, ये टेट्रा मिथाइल सिलेन हमने एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, सिलिकॉन, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे, CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसके लिए जो मैंने अभी फ्रीक्वेंसी बताई, जितनी मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट जिस फ्रीक्वेंसी का लिया, इसके लिए ये जो है पीपीएम में, ये डेल है, डेल इन पीपीएम। तो इसका फॉर्मूला लिख देती हूं मैं यहाँ पर, न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए, ये जो हमने टेट्रामिथाइल सिलेन लिया है, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमें जो एक्यूरेसी नहीं मिल रही थी, जो है मैं एक ही कंपाउंड की पीक अलग अलग जगह पर मिल रही थी, तो हमें क्या करना पड़ा, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना पड़ा। ठीक है, अब हम कोई भी ऑपरेटर्स कितनी भी स्ट्रेंथ का लें, उसे हम 0 ppm पर मान लेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये टीएमएस ही हमने क्यों लिया, टेट्रामिथाइल सिलेन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहली बात कि हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना क्यों पड़ा एनएमआर में, और दूसरी बात कि टीएमएस ही क्यों लिया। तो समझते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको।
कि कंफ्यूजन से बचने के लिए जो पीक अलग अलग आ रही थी उसकी वजह से हमें रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना पड़ा एनएमआर में, ठीक है। अब टीएमएस क्यों लिया? टीएमएस लेने का रीजन क्या था? देखिए, कोई भी हमने कंपाउंड लिया, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसमें हमने टीएमएस डाला, टीएमएस, तो टीएमएस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपाउंड तो यही है और टीएमएस ऊपर रह गया। टीएमएस को जो हमारा टेट्रामिथाइल सिलेन है या कोई भी हम रेफरेंस स्टैंडर्ड मैं कह रही हूँ ले रहे हैं, तो उसको ऐसा होना चाहिए कि वो इसके अंदर मिसिबल हो, मिक्स हो जाए, पहली बात। दूसरा पॉइंट, नंबर 1, मिसिबल विथ कंपाउंड। दूसरा पॉइंट, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट होना चाहिए क्यों? कि ऐसा ना हो कि टीएमएस ने जिस कंपाउंड को मुझे स्टडी करना है उसके साथ रिएक्शन कर लिया और मुझे एक्यूरेट स्टडी नहीं मिल रही, सब गड़बड़ हो गया। भाई जब ये रिएक्शन कर लेगा तो मुझे एग्जैक्ट जो स्टडी मेरी आनी चाहिए एनएमआर की पीक वो मिलेगी ही नहीं। तो इट शुड बी केमिकली इनर्ट। तो हमारा जो टीएमएस है ये केमिकली इनर्ट होता है और ये मिसिबल होता है कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारा टीएमएस है इसकी इलेक्ट्रो मतलब इसमें जो ये प्रोटॉन है, ये 3 प्रोटॉन, ये 3, ये 3, ये 3, टोटल इसमें 12 प्रोटॉन है, 12H। ये क्या है? हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स, हाईली शील्डेड। देखिए क्यों, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और सिलिकॉन की 1.8। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर यहाँ ज्यादा हो गई तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ ही चले जाएंगे ना, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, सिलिकॉन को छोड़कर ये उधर की तरफ शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो हमारे जो प्रोटॉन है इनके तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन हमारा शील्डेड हो जाएगा, और शील्डेड हो जाएगा तो हमें क्या होगा, सिग्नल कहाँ मिलेगा? अप फील्ड में, यहाँ मिलेगा हमें सिग्नल अप फील्ड में जाके, ठीक है। तो हमारे जो ये 12H ये जो प्रोटॉन्स हैं टेट्रामिथाइल सिलेन के, टीएमएस के 12 के 12 प्रोटॉन हाईली शील्डेड है। तो हमें सिग्नल कैसे देते हैं ये? देखिए, ये अगर 0 ppm है तो इनकी पीक यहीं पर मिलेगी हमें, और इंटेंस पीक ये, मतलब कहने का मतलब ये है कि टीएमएस के अलावा हम टीएमएस तो यहाँ पीक दे रहा है 0 ppm पर जो हाईएस्ट है, ठीक है। जो भी कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं सबकी पीक इससे लो वैल्यू पर ही आएगी, 1 पर आएगी, 2 पर आएगी, 3 पर, 0 पर नहीं आएगी। तो हम टीएमएस को इसलिए यूज करते हैं कि एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड कि इसकी पीक, इंटेंस पीक, एक ही पीक मिलेगी, कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होगा अपनी स्टडी करने में। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड की पीक बीच बीच में आ रही है तो वो फिर से कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो टीएमएस क्या करता है, हमें एक सिंगल पीक देता है 0 ppm पर, तो हम इजीली अपने कंपाउंड को स्टडी कर सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, हाईली शील्डेड हैं प्रोटॉन्स इसके 12H, 12 के 12 प्रोटॉन एक ही पीक देंगे। अब क्योंकि 12 प्रोटॉन एक ही पीक दे रहे हैं तो इंटेंस एक बड़ी पीक मिलेगी हमें 0 ppm पर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये है हाईली शील्डेड, हाईली शील्डेड 12H गिव्स पीक एट 0 ppm, 0 ppm पर इसकी पीक मिलेगी। फोर्थ पॉइंट जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है? अब स्टडी कर ली हमने, मैं चाहती हूं मैंने जो कंपाउंड लिया था वो मुझे वापस मिल जाए, ठीक है, वेस्ट ना हो कंपाउंड। तो हमारा जो ये टीएमएस है इट्स हाईली वॉलेटाइल, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हाईली वॉलेटाइल है ये, तो जब मेरी स्टडी पूरी हो जाएगी मैं एनएमआर सिग्नल देख लूंगी और मुझे तो ये कंपाउंड को हम अपना वापस मिल सकता है क्योंकि टीएमएस उसमें से हम रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से हम टीएमएस को एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया आपको, ये तो 0 ppm पर इसकी पीक आ गई, इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा ये, ठीक है, पीपीएम में है ये। तो पीपीएम के स्केल पर इसको हम कहेंगे डेल स्केल, डेल स्केल। दो स्केल पर हम देखते हैं जो है डेल स्केल, और दूसरा होगा, ये तो है डेल स्केल और दूसरा होगा टाउ स्केल। तो पहले डेल स्केल पर देखिए क्या है। मान लीजिए किसी कंपाउंड की मुझे पीक यहां मिली 3 पर, 3 पर मिली ये पीक, ठीक है। तो मैं क्या
इसको क्या कहूंगी मैं, जो मेरा रेफरेंस स्टैंडर्ड से मेरी जो पीक सिग्नल की जो दूरी है उसे ही हम कहेंगे केमिकल शिफ्ट, यही कहलाएगा केमिकल शिफ्ट। हमारा जो रेफरेंस है वो कहाँ पर है, 0 ppm पर, मुझे सिग्नल कहाँ मिला, 3 ppm पर, तो ये जो डिस्टेंस है 0 से 3 के बीच में, दैट इज केमिकल शिफ्ट, इसे ही हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगर शील्डेड है कोई प्रोटॉन, ये हम प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है शील्डिंग और डीशील्डिंग कब होती है। अगर शील्डेड प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा, अप फील्ड में सिग्नल आएगा, मतलब सिग्नल इधर ना आके इधर मिलेगा हमें, और अगर डीशील्डेड है तो हमें सिग्नल कहाँ मिलेगा, इधर। ये अप फील्ड डाउन फील्ड, ये अप फील्ड है, ये डाउन फील्ड है, मैंने बताया था ये डाउन फील्ड है। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट ये समझ में आ गया होगा, हमारा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है उससे हमारे सिग्नल की जो दूरी है वो केमिकल शिफ्ट कहलाती है। दूसरी बात, केमिकल शिफ्ट किस पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर, कि भाई मेरा प्रोटॉन जो है अगर शील्डेड है तो अप फील्ड में जाके सिग्नल देगा। थ्योरेटिकली मैं सोच रही थी उसकी पीक यहाँ आनी चाहिए, पर यहाँ ना आके उसकी पीक आई 3 पर या 4 पर, 5 पर नहीं आई। तो थ्योरेटिकली जो हम सोच रहे हैं और हमारा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो वो जो डिफरेंस है दैट इज केमिकल शिफ्ट, इस तरह से भी हम कह सकते हैं केमिकल शिफ्ट को। या आप इस वैल्यू के डेल स्केल पर अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि 0 ppm से मेरे सिग्नल तक की जो डिस्टेंस है दैट इज केमिकल शिफ्ट। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा कि शील्डेड प्रोटॉन हमारा अप फील्ड में दे रहा है और ये डाउन फील्ड में। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 3D बताया था, 3D क्या था, पहला डी था उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है। ठीक है, पूरा देखिएगा डिटेल में, अगर उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो यहाँ डेफिशिएंसी हो गई, तो ये सिग्नल कहाँ देगा, डाउन फील्ड में, सेकंड डाउन फील्ड। और तीसरा डी क्या था, पहला डेफिशिएंसी, दूसरा डाउन फील्ड, डी शील्ड, या पहला डेफिशिएंसी हो गया, दूसरा डी शील्ड हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, अगर उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो डी शील्ड हो गया और वो डाउन फील्ड में जाकर सिग्नल देगा। ठीक है, अब पहले हमने 3D पढ़ा था, चौथा पॉइंट और समझ लीजिए, हाई डेल वैल्यू। तो चौथा डी क्या है, हाई डेल वैल्यू। हाई डेल वैल्यू, अगर डाउन फील्ड में तो डेल वैल्यू ज्यादा हो रही है ना इधर की तरफ, इधर 1 से 0 से स्टार्ट हो रहा है और इधर आते आते 10, तो अगर डी शील्डेड है, डाउन फील्ड में सिग्नल दे रहा है तो उसकी हाई डेल वैल्यू आएगी, यहां पर आएगी वैल्यू। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो हमने ये डेल स्केल समझा, ये भी समझा कि टीएमएस जो है इसके 12 प्रोटॉन सब एक ही पीक देते हैं 0 ppm पर, और हमारे जो भी हम कंपाउंड लेंगे उन सबका सिग्नल इससे लो फील्ड पर ही आएगा, 0 पर तो नहीं आएगा। तो हम इजिली टीएमएस को एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। पॉइंट समझे हमने किस किस वजह से टीएमएस को हमने रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज किया। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं पीपीएम में, न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल पर सेकेंड से। ठीक, ये तो हो गया हमारा डेल स्केल। एक दूसरा स्केल होता है इसमें, टाउ स्केल। टाउ स्केल, तो जैसे हमने डेल स्केल यहां से लिया हमने 0 से, तो टाउ स्केल हम यहां से लेंगे 10, 10 से स्टार्ट करेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये टाउ स्केल है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये टाउ स्केल हो गया। तो डेल प्लस टाउ इज इक्वल टू 10। तो अगर हमें टाउ निकालना है तो 10 माइनस डेल, तो दो स्केल पर हम देखते हैं। ठीक है, पीपीएम में, तो ये हम टीएमएस एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इसमें यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ केमिकल शिफ्ट इन डिफरेंट प्रोटॉन्स का यहाँ पर मैंने दे रखा है। प्राइमरी है अगर प्रोटॉन्स तो 0.9 पर पीक आएगी, अगर विनाइलिक ग्रुप के हैं प्रोटॉन्स तो ये 4.6 टू 5.8 पर पीक आएगी। ये तो टाउ स्केल है। अगर हम डेल स्केल जो मैंने पहले बताया था, एसिटिलिनिक इस टाइप का है अगर प्रोटॉन तो ये 2 टू 3.5, एरोमेटिक है अगर प्रोटॉन तो 6 टू 9 ppm पर उसका सिग्नल आएगा या पीक आएगी।
अल्कोहल्स के लिए इतनी और एसिड्स के लिए 2 to 2.5 ppm पर सिग्नल आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरमेंटल इफेक्ट। पहला केमिकल शिफ्ट पढ़ा हमने। एनवायरमेंटल इफेक्ट दो तरह के, केमिकल शिफ्ट पहला, और दूसरा है हमारा स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर से। इसको स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग भी कहते हैं, स्प्लिटिंग। ठीक है, एक ही बात है। देखिए, कोई भी हमारा सैंपल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल के अपने जो लेक्चर में इथाइल अल्कोहल का मैंने एग्जाम्पल लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उससे हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टर्म्स अंडरस्टैंड की थी इथाइल अल्कोहल से, उसी को ले रही हूं मैं, CH3CH2OH। ठीक है, अब इसका मैंने आपको बताया था कि हमें, जब हमने स्टडी किया इसको, कंपाउंड को, तो हमें कितनी तरह की पीक्स मिली। भाई देखिए, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ये 3 इक्विवेलेंट है, ये 2 एक से प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन अलग है। मतलब ये 3 इक्विवेलेंट है, एक ही एनवायरनमेंट में, ये 2 एक ही एनवायरनमेंट में और ये अलग अपना एक एनवायरनमेंट में। ठीक है, और अगर इन तीनों को और इन दोनों को देखें तो ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इसका एनवायरनमेंट अलग है, ये इधर CH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 इधर OH से जुड़ा हुआ है। तो आसपास कौन से मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं उससे हम पता लगाते हैं कि एनवायरनमेंट सेम है या अलग है। सेम है तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन, अलग अलग है तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ठीक है, डिटेल में पढ़िएगा आप, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था 3 सिग्नल्स मिले थे हमें, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें इसका सिग्नल मिल गया था OH का, क्योंकि OH जो है इसके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो H जो है हमारा प्रोटॉन, ये हो जाएगा डी शील्डेड। डी शील्डेड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब O ने अपनी तरफ खींच लिया इलेक्ट्रॉन्स को तो H डी शील्डेड हो गया। अब डी शील्डेड हो गया का मतलब क्या है, 3D। डी शील्डेड का मतलब क्या है, सबसे पहला 3D डेफिशिएंसी हो गई, पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। दूसरा डी शील्ड, तीसरा डाउन फील्ड में सिग्नल देगा। तो ये हमें डाउन फील्ड कौन सा है इसमें से, ये अप फील्ड होता है इधर, और ये डाउन फील्ड है। ये तो क्लियर है ना, डाउन फील्ड और अप फील्ड पढ़े थे हमने। ठीक है, तो OH हमें सिग्नल कहाँ दे देगा, यहां इस तरह से OH का सिग्नल मिला था हमें डाउन फील्ड में। क्लियर है ये बात, डी शील्ड हो गया इसलिए इसने हमें डाउन फील्ड में सिग्नल दिया, इधर OH का सिग्नल इधर ही आता है। ठीक, फिर CH2 का सिग्नल मिला हमें, ये CH2 का मिल गया, फिर हमें CH3 का मिल गया ये सिग्नल। तो ये जब मैंने सिग्नल देखे, मैं स्टडी कर रही हूँ उसको, ये सिग्नल्स मुझे दिखे लो रिजोल्यूशन में। लो रिजोल्यूशन में देखा तो मुझे इस तरह की पीक दिख रही थी, लेकिन जब मैंने इस ग्राफ को देखा हाई रिजोल्यूशन में, हाई रिजोल्यूशन में, हाई रिजोल्यूशन मींस जूम करके थोड़ा पास से देखा, बारीकी से देखा, तो मुझे क्या दिखाई दिया भी, एक तो इस तरह की पीक दिखाई दी। ठीक, ये वाली जो पीक है ये 2, 3, 4 पीक्स में टूटी हुई थी। ठीक, और जो ये वाली पीक है ये 3 में टूटी हुई थी, इस तरह से। इस तरह के मुझे सिग्नल मिले। तो अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो पीक बनाई मैंने, ये 4 में कैसे टूट गई, ये 4 क्यों बनाए मैंने और ये 3 क्यों बनाए मैंने, और ये 3 बनाए हैं तो ये वाला सिग्नल बड़ा क्यों बनाया, इस ये छोटा ये बड़ा सिग्नल इस तरह का क्यों बनाया। तो मुझे एक्चुअली इसी तरह का जो है सिग्नल मिला हाई रिजोल्यूशन में। उसका रीजन क्या था स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि देखिए ये वाले प्रोटॉन है और ये वाले प्रोटॉन है, इन दोनों में प्रोटॉन दोनों स्पिन कर रहे हैं। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उनमें न्यूक्लियस मैंने बताया स्पिन करता रहता है, डीजेनरेटेड स्टेट में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या होता है, उसकी जो स्पिन की डायरेक्शन कुछ फिक्स हो जाती है। ठीक है, कुछ ही डायरेक्शंस में स्पिन करता है। तो प्रोटॉन की स्पिन पर किसका इफेक्ट पड़ता है, उसके बराबर वाले प्रोटॉन की स्पिन का। ठीक है,
ऐसे समझ सकते हो आप, अपने पड़ोसी प्रोटॉन के स्पिन का फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर। जैसे कि हम कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, हम कुछ परचेज करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा कोई कार है या कोई फ्रिज है, कोई हम अपने घर के लिए परचेज करने जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या आएगा, जनरली जो लोगों के माइंड में आता है, भाई पड़ोसी के पास कौन सा है, उसके पास उससे बड़ी कार है या उससे छोटी है, या फ्रिज उससे बड़ा है, हम बोलेंगे, ठीक है, इस टाइप का। तो ये जो प्रोटॉन्स है इनके ऊपर भी अपने पड़ोसी का फर्क पड़ेगा। कैसे? ये जो स्प्लिटिंग होगी ये किस पर डिपेंड करेगी, ये जो मैं पढ़ रही हूँ, लिखा है मैंने स्पिन स्पिन कपलिंग, किस पर डिपेंड करेगी, पड़ोसी के प्रोटॉन पर। ये देखिए, अगर इसके पास ये तीन ये है ना, इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो इन प्रोटॉन्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसका पड़ोसी कौन है, CH2। और ये जो H है ये वाला, इस पर किसका फर्क पड़ेगा, इनका, क्योंकि इससे अटैच ये है। क्लियर है ये बात? CH2 की जो प्रोटॉन्स पर, जो अभी बताऊंगी क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी इतना समझ लीजिए, इन प्रोटॉन्स पर किसका इफेक्ट पड़ेगा, अपने पड़ोसी इन प्रोटॉन्स का, तीन का, जो नॉन इक्विवेलेंट होंगे उसके, इक्विवेलेंट का नहीं, नॉन इक्विवेलेंट, ये और ये नॉन इक्विवेलेंट है। इस पर किसका फर्क पड़ेगा, CH3 का, और इस पर किसका फर्क पड़ेगा, इसका भी पड़ेगा। इसके एक तरफ ये है और एक तरफ ये पड़ोसी है, भाई एक तरफ मेरे ये वाला पड़ोसी है, एक ये है, तो मुझे तो उधर भी देखना है उसके पास कौन सी कार है, और इधर वाले को भी देखना है कौन सी है। ठीक है, तो ये भी देखेगा कि इधर इसके कौन से प्रोटॉन है और इधर कौन से, दो तरह के प्रोटॉन है। ठीक, अगर हम CH3 की बात करें, इसके ऊपर कौन से पड़ोसी का फर्क पड़ेगा, इन वालों, इसका, क्योंकि इसका पड़ोसी तो यही है, बस ये तो दूर हो गया। OH की बात करें, इस पर कौन से का फर्क पड़ेगा, सिर्फ इसका, CH2 का, ये तो दूर है। क्लियर है ये बात? तो इनकी वजह से इसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, जब दो तरह के प्रोटॉन एक दूसरे के पास आते हैं, जब उनमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो पास में आएंगे तो उनके स्पिन पर, उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जैसे कि हम घर से बाहर निकले, पड़ोसी भी निकला, तो हमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन जो हुआ दोनों प्रोटॉन्स के बीच में, उसी को हम कहेंगे, दोनों के स्पिन के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, दैट इज स्पिन स्पिन कपलिंग। और इस कपलिंग की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से जो स्पिन है, ये जो हमारा सिग्नल है ये टूट जाएगा पीकलेट्स में। जो पीक है ये किसमें टूट गई, छोटी छोटी पीकलेट्स बोलेंगे इनको, पीकलेट्स में टूट गया ये। समझ में आई ये बात? प्रोटॉन्स की स्पिन का आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जिसे स्पिन स्पिन कपलिंग कहेंगे। स्पिन में इंटरेक्शन हो रहा है, एक स्पिन कर रहा है ऐसे, एक इस तरह से कर रहा है, दोनों के स्पिन में इंटरेक्शन हुआ, स्पिन स्पिन कपलिंग, नाम से ही क्लियर है। और जब कपलिंग हुई उसकी वजह से पीक टूट जाएंगी, किसमें, पीकलेट्स में। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अब देखिए कि ये कितनी पीकलेट्स में टूटा, इसके लिए फॉर्मूला है, इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं N+1 रूल, N+1 लगाएंगे हम यहां पर, N+1। N क्या है यहां पर, पड़ोसी के जितने प्रोटॉन है, नेबर के जितने प्रोटॉन है उसका नंबर, N इज नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, नेबरिंग प्रोटॉन। ठीक, अब जैसे अब निकाल लेते हैं, देखिए अगर हम बात करें इसकी CH3 की, तो CH3 का नेबर कौन है, पड़ोसी कौन है इसका, CH2। और CH2 के पास कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, तो हम N+1 में लगा देंगे, 2+1 कितना आ गया, 3। ठीक है, 3 आ गया CH3 का नेबर ये है, दो प्रोटॉन है इसके पास, 2+1 किया 3, तो इसका मतलब है CH3 कितने पीक्स में टूटा, 3 पीकलेट्स में टूटा ये, तो मैंने 3 बना रखी है ये CH3, ये है CH3 C सिग्नल, ये B सिग्नल, ये A सिग्नल। ठीक, अब देखते हैं CH2 का, ये तो CH3 के लिए है, अब CH2 के लिए देखते हैं स्प्लिटिंग कैसे होगी, N+1 CH2 के लिए कितना है, N3+1 इज इक्वल टू 4, तो ये कितने पीकलेट्स में टूट गया, 4, तो मैंने यहां पर ये B के लिए 4 बना दिए पीकलेट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके लिए दो थ्योरम है जो हम ये स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कर रहे हैं। एक तो है N+1 जो आप अभी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट भी दूसरी भी बताऊंगी, कुछ बुक्स में N+1 के हिसाब से ही दे रखा है, तो उनमें क्या है, N+1 के हिसाब से वो क्या मानते हैं इस थ्योरम में, OH जो है हमारा, इसको किसी का पड़ोसी नहीं मान रहे, क्योंकि इसमें C नहीं है,
वो उन्हीं की स्प्लिटिंग मानेंगे, वहीं पर कपलिंग मानेंगे जहां पर सी एटम होगा। अब इन दोनों में तो सी एटम है इन प्रोटॉन्स के साथ में, तो इनकी तो स्प्लिटिंग हमने बता दी कि भाई ये 3 में टूट गया और ये CH2 वाला 4 पीकलेट्स में टूट गया। ठीक है, OH को वो कहते हैं कि OH का कोई पड़ोसी नहीं है, जैसे कि CH2 के साथ में मैंने सिर्फ इसे काउंट किया, OH को नहीं किया। ना तो OH किसी का पड़ोसी है, ना OH के लिए कोई पड़ोसी है। तो हम OH के लिए कैसे निकालेंगे, N की वैल्यू, N OH का हम कोई पड़ोसी नहीं मानेंगे इसमें, क्योंकि OH इसमें C एटम नहीं है। 0 + 1 कोई पड़ोसी नहीं है, तो N की वैल्यू 0 रख दी, +1 = 1। तो N की एक सिंगल पी का, OH के लिए सिर्फ एक सिंगल पीक आएगी, इस कोई पीकलेट्स नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये तो N+1 फॉर्मूला लगा के किया हमने, क्लियर है ये बात। N+1 में वही एटम्स कंसिडर किए जाएंगे जिनमें C होगा, वही एज अ नेबर कंसिडर किया जाएगा। अब क्योंकि OH को हमने इसका पड़ोसी नहीं माना, तो जब OH के हम काउंट करेंगे सिग्नल, तो OH के लिए भी किसी को नहीं मानेंगे, 0 रखेंगे N की वैल्यू। ठीक है, अब अगर एक पिकलेट होता है तो हम उसे सिंगलेट कहते हैं, 2 डबलेट, 3 ट्रिपलेट, 4 क्वार्टेट, इस तरह से हम करते हैं। और अगर इनको आप मल्टीप्लेट्स भी कह सकते हो, एक सिंपल मल्टीप्लेट। अगर एक से ज्यादा है पीकलेट तो हम क्या कह देंगे, मल्टीप्लेट। जैसे कि यहाँ पर हमारा N+1 फॉर्मूले से क्या आया रेशियो, C का 3, CH2 का 4 और OH का 1, 3:4:1 रेशियो आया इसमें पीकलेट्स का। क्लियर है ये बात, ये हमारी थ्योरम है N+1। आ गया होगा समझिए। ठीक है, सी एटम के पास वाले जो है उन्हीं को नेवर कंसीडर किया जाएगा। एक दूसरी थ्योरम है इस पर, दूसरी थ्योरम कहती है कि भाई अगर एक ही तरह के प्रोटॉन है पड़ोसी नेबर, तो हम N+1 लगाएंगे, वो तो लगाएंगे ही। और अगर अलग अलग तरह के प्रोटॉन है, जैसे CH2 के साथ में एक तो ये वाले प्रोटॉन भी जुड़े हुए हैं और एक ये वाले भी, तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे N+1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n+1। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको भी इसी एग्जाम्पल से। अगर मैं CH3 की बात करूं, CH3 किसके कितनी मतलब जो सिग्नल आया उसकी जो है कितनी पीकलेट होंगी, तो CH3 का तो एक ही नेबर है, एक ही तरह के प्रोटॉन है इसके पास, तो H2 एक ही तरह के तो हैं, तो N+1 लगा देंगे यहाँ पे। N क्या है CH3 के लिए, 2 + 1, मतलब इसकी जो पीकलेट है किस पे डिपेंड करेंगी, नेबर पे। नेबर के नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करो, +1 कर दो उसे। 3 पीकलेट्स जो हमने बनाई है, ये CH3 की 3 पिकलेट हो गई फॉर CH3। ठीक, दूसरा अब देखते हैं फॉर CH2। CH2 के लिए कितनी आएंगी पिकलेट, अब बताइए। CH2 के दो तरह के नेबर हैं, OH भी है, CH3 भी है, मतलब इसमें H3 है और इसमें H है, दो तरह के पड़ोसी हो गए कि नहीं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला N1, कैपिटल N+1 इसे मान लेते हैं और स्मॉल n इसे मान लेते हैं। तो कैपिटल N क्या है, N+1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n+1, 3 + 1 प्लस इसके लिए क्या है, H है 1 + 1, 4 प्लस नहीं है ये, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 8। ठीक है, तो CH2 के लिए कितनी आई पिकलेट, 8 CH2 के लिए, क्योंकि हमने CH3 का भी लिया, ये वाले प्रोटॉन भी लिए और ये भी लिए और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 8। अच्छा, थर्ड फॉर OH, OH के लिए भी देख लेते हैं। OH का एक ही तरह के प्रोटॉन है, सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, इधर इसके कोई नहीं है। इसमें कितने हैं, 2 प्रोटॉन +1, 2 + 1 कर देंगे सिंपल, 3। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ये वाली थ्योरम पर हम जाएं तो इसके अकॉर्डिंग OH के भी पीकलेट्स बन जाएंगे यहाँ पे 3, या यहीं पे बना देती हूँ 1 2 3 इस तरह से। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आया रेशियो, CH3 के लिए 3, CH2 के लिए 8 और OH के लिए 3। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आया हमारा। तो ये दोनों ही थ्योरम है, दोनों ही ठीक है। जब इवैल्यूएशन होता है तो ये दोनों को ही ठीक माना जाता है, N+1 भी और ये वाला भी, कैपिटल N+1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n+1 भी, अलग अलग तरह के प्रोटॉन है, तो हम इस तरह से निकालेंगे। और मैं भी इसी को मानती हूँ कि भाई अगर ये भी तो प्रोटॉन में काउंट होगा, जबकि N+1 जो थ्योरम है वो क्या मान रही है कि जहां पर C है अटैच
प्रोटॉन के साथ में, उसी को काउंट कर रहे हैं वो पीकलेट निकालने में। ठीक है, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर बता दिए। ये इस तरह से हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये लें अगर हम CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने सिग्नल आएंगे, मैं सिग्नल काउंट करना बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। देख लीजिए अब कितने आएंगे इसमें सिग्नल। एक तो ये सिग्नल आएगा, ये वाले प्रोटॉन है, एक ये है इक्विवेलेंट, एक ये है, एक ये है। ठीक है, एक सिग्नल, इसे A लिख रही हूं मैं, इसे B C और ये D, 4 सिग्नल मिलेंगे इस कंपाउंड के हमें। अब आपसे पूछा जाए कि इनके जो सिग्नल मिलेंगे वो उनकी स्प्लिटिंग, जो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होगी वो उनको काउंट करके बताइए कैसे होगी। तो आराम से निकाल सकते हैं। एन, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए। अगर n+1 से निकालना चाहते हो तो उससे भी निकाल सकते हो, और अगर इस फॉर्मूले को लगाएं अगर हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के लिए तो ये वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला यूज कर रही हूँ फॉर CH3। CH3 का नेबर कौन है? ये CH2, एक ही नेबर है इसका, इधर कोई नहीं है। तो इसके लिए फॉर CH3 n+1 लगा देंगे। n कितना है? 2 + 1। तो CH3 की कितने में ऐसे करके पीकलेट आएगी? 3 में, इस तरह से टूट जाएगी, टूट जाएगा सिग्नल की जो पीक है, टूट जाएगी। ठीक है, फॉर CH2, इस CH2 के लिए देखिए ये वाला CH2 जो है C सिग्नल, ये इधर तो जुड़ा हुआ है CH3 से और इधर जुड़ा हुआ है CH2 से, मतलब ये अलग तरह के प्रोटॉन जुड़े हुए हैं और इधर अलग तरह के जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो अपना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल n+1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n+1। तो कैपिटल N क्या है? 3 + 1 और ये क्या है? 2 + 1। तो जो स्प्लिटिंग है नेबर पर डिपेंड कर रही है, समझ में आ गया ये? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 3। एक से ज्यादा जितने भी सिग्नल आएंगे उसको मल्टीप्लेट लिख सकते हैं आप। ठीक है, वैसे अगर याद रहे तो ट्रिपलेट, डबलेट, 2 को डबलेट, 3 को ट्रिपलेट, 4 को क्वार्टेट। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ये इसमें कितने टूटा? ये 12 में CH2। अब ये वाला CH2 देखें, फॉर CH2 इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। इधर देखिए, इधर CH2 से जुड़ा हुआ है ये और इधर OH से, मतलब इधर एक प्रोटॉन है और इधर 2 है। तो 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 है, एक प्रोटॉन है, 1 + 1। तो कितना हो गया? 3 और 2 6। ये 6 में टूट जाएगी ये पीक। ठीक है, OH के लिए, OH का नेबर कौन है? ये है CH2। तो इधर 2 प्रोटॉन है, तो 2 + 1 फॉर OH। तो ये कितने में टूट गया? 3। ठीक है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं नॉन इक्विवेलेंट के लिए तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हमने पढ़े, केमिकल शिफ्ट समझा, TMS एज अ रेफरेंस क्यों यूज करते हैं, और केमिकल शिफ्ट अलग अलग तरह के प्रोटॉन्स की PPM में कहाँ कहाँ पर पीक आती है ये भी हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।